अरे जीजी पता है आपको, रसोई में माँ जी देसी घी की पाव भाजी बना रही है। पूरे घर में देसी घी की महक फैल रही है। क्या बात है भाई, आज कोई खास बात है क्या? अरे खास बात गई चूल्हे में, तू पहले बता माँ जी ने इतनी हिम्मत कैसे की कि जाकर रसोई में सीधा देसी घी की पाव भाजी बनाने लगी? अरे हमारे घर में घी के कुएं खुदे हुए हैं क्या कि जब मन किया बाल्टी भर के घी निकाल लिया? पता भी है घी का दाम कहाँ चल रहा है। माँ जी को क्या है, दिन दुनिया का कुछ अता पता तो है नहीं, दुनिया कहाँ चल रही है। उनको तो बस फरमाइशें करने आती है। पहले माँ जी के खाने पीने दवाई पर हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, ऊपर से ये रोज रोज के माँ जी के चोंचले। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया, आज मैं जमकर माँ जी को सुनाने वाली हूँ। अरे जीजी बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बड़ी बूढ़ी हैं, ये सोचकर आखिर कब तक कुछ ना कहे हम। लेकिन माँ जी को देखो, वो तो कोई भी काम करने से पहले जरा सा सोचती तक नहीं है। अरे किसी और से ना सही, कम से कम एक बार आपसे तो पूछ ही सकती थी। देवरानी उर्मिला ने भी जेठानी मंजू को एक की चार लगाकर बताने के बाद खूब अच्छी तरह पेड़ पर चढ़ा दिया। देवरानी की बातें सुनकर मंजू भी पैर पटकती हुई सास के पास रसोई में पहुंचती है। क्या बात है माँ जी, वैसे तो 4 पाई से उठकर बाथरूम तक जाने में भी आप 10 बार हाय 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 चिल्लाती है। आज शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई जो रसोई में खड़े होकर देसी घी जला रही हो? कैसी बात करती हो बड़ी बहू, देसी घी कोई जलाने की चीज होती है क्या? अरे मैं तो अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद देसी घी की पाव भाजी बना रही हूँ। तुझे पता भी है बहुत पसंद है मेरे बेटे को। जब ये दोनों छोटे थे ना, देसी घी की पाव भाजी खाने के लिए आपस में झगड़ पड़ते थे। मैं चाहे जितनी भी पाव भाजी बनाकर रख दूं, इन दोनों को हमेशा कम पड़ जाती थी। तुम देखना, जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैंने अपने हाथों की पाव भाजी बनाई है, दोनों बच्चों की तरह टूट पड़ेंगे। हाँ हाँ माँ जी, आप तो यही चाहती है ना, आपके बेटे रोज देसी घी में बनी हुई पाव भाजी खाए और 4 दिन में बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए। क्यों, ठीक कहा ना? अरे छोटी बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाई अजय और विजय मेरे बेटे हैं, मैं उनके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी कि वो मेरे हाथ का खाना खाकर अस्पताल पहुंच जाए। मैंने तो इतने सालों तक अपने हाथों से पकाकर दोनों को खिलाया है, आज से पहले तो कभी वो अस्पताल नहीं पहुंचे। वाह माँ जी वाह, कमाल कर दिया आपने। देखिए तो देसी घी की पाव भाजी बनाने से ही आपके शरीर और आवाज में कितनी मजबूती आ गई है। अगर खा लेगी तब तो 16 साल की लड़की की तरह बिल्कुल जवान हो जाएंगी आप। ठीक कहा ना मैंने? छोटी बहू बड़ी बहू, तुम दोनों जो कहने आई हो साफ साफ कहो। तुम्हारी ये गोल गोल जलेबी जैसी बातें मेरी समझ से परे है। और वैसे भी इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपनी देसी घी की पाव भाजी पर लगाना चाहती हूँ। तुम दोनों के बातों के चक्कर में कहीं मेरी पाव भाजी का स्वाद न खराब हो जाए। तुम ऐसा करो, बाहर हॉल में जाकर बैठो, मुझे जरा खाना बनाने दो। माँ जी आपको पता भी है देसी घी की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे देसी गाय का स्पेशल घी मंगवाया था मैंने, 1200 रुपए का 1 किलो है, और आप इसे पाव भाजी बनाने में ऐसे ही हवा में उड़ा रही है। आपकी ये पाव भाजी यहाँ कोई नहीं खाने वाला। वैसे भी आज तो हम सब लोग बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। हाँ, आपकी उम्र हो गई है ना, आपको याद नहीं होगा। आपके बड़े बेटे का जन्मदिन है आज, और उनके जन्मदिन पर घर का रूखा सूखा कौन खाएगा? अरे बेटा, मुझसे ज्यादा और किसको जन्मदिन याद रहेगा उसका। और ये देसी घी की पाव भाजी मैं बड़े के लिए इसीलिए तो बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसे मेरे हाथ की पाव भाजी कितनी पसंद है। अरे माँ जी, आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये सब करके क्या दिखाना चाहती हैं आप कि सिर्फ आपको ही उनकी चिंता है और हम सबको उनकी पड़ी नहीं है? आपको एक बार बता दिया ना, आज सबका घर से बाहर खाना खाने का प्रोग्राम है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की और लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। जाने दीजिए ना जीजी, अगर इन्होंने इतने प्यार से देसी घी की पाव भाजी बनाई ली है तो खुद खाएंगे ना। और वैसे भी हमारे होटल में जाने के बाद माँ जी को अपने लिए कुछ तो खाना बनाना ही था। ठीक है, ये पाव भाजी खाकर ही गुजारा कर लेंगी। दोनों बहू की बात सुनकर अब तो सास के दिल को गहरा धक्का लगता है। अरे बेटा, तुम्हें बाहर जाकर खाना खाना है तो खाओ, मैंने कब मना किया है? और ना ही मैंने इस बात के लिए तुमसे कोई जिद की है कि मुझे भी तुम्हारे साथ होटल में चलना है। तुम्हारी जैसी खुशी है तुम वैसे जन्मदिन मनाओ, लेकिन वो मेरा बेटा है, मुझे भी तो अधिकार है ना अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके लिए कुछ करने का। तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं अपने हाथ की बनाई पाव भाजी अपने बेटे को खिला दूंगी तो? भाभी, माँ जी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, वरना भैया को यही लगेगा ना कि आपको तो भैया की कोई चिंता नहीं है और माँ जी को ही बस दिन रात उनकी चिंता लगी रहती है। आपने तो घर में खाना बनाने से इनकार कर दिया और भैया को बोला कि होटल में चलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, जबकि माँ जी पूरा दिन मेहनत करके उनके लिए देसी घी की पाव भाजी बना रही है।
अगर आज माँ जी जेठ जी को अपने हाथ की पाव भाजी खिलाने में कामयाब हो गई ना, तो आपका पत्ता तो कटा ही समझो। देवरानी की बातें सुनकर अब तो जिठानी का खून खौलने लगता है। देखिए माँ जी, उनके आने का समय हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि आपके बेटे के सामने उनके जन्मदिन के दिन ही कोई बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो। अरे मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ, ये सब काम धाम छोड़कर जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठिए ना। बहुत मना लिया आपने अपने बेटे का जन्मदिन, अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे आप अपने हाथ की पाव भाजी और हलवा खिलाकर खुश कर देंगी। और आपको समझ में आना चाहिए, आपके बेटे की शादी हो गई है, उसका अपना एक परिवार है। अरे क्या बिगड़ जाएगा आपका अगर वो अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मना लेंगे तो? अच्छा बेटा, मेरा बेटा अब तेरा परिवार हो गया और मैं कुछ भी नहीं। भाभी, माँ जी की समझ में नहीं आने वाली आपकी बातें। इनका कांटा तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। आप ऐसा करिए, इनका हाथ पकड़कर उनको उनके कमरे में बंद करके आइए। ये ऐसे नहीं मानने वाली। देखिए माँ जी, जन्मदिन के दिन मैं कोई बवाल करना नहीं चाहती। आपसे ना मैं कल निपटूंगी। पति के जन्मदिन के दिन बड़ी बहू घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सास को जली कटी सुनाने के बाद उनका हाथ पकड़ के उनको उनके कमरे में छोड़ आती है और उसके बाद जाकर तैयार होना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में मंजू का पति घर लौट आया था। अरे भाग्यवान, तैयार हो गई कि नहीं? ऐसे कैसे तैयार नहीं होंगी, आपका जन्मदिन है। आप ही देखो, आज मैं स्पेशल तरीके से रेडी हुई हूँ। आपकी पसंद की साड़ी पहनी है और जैसा आपको पसंद है बिल्कुल वैसा ही बालों में मोगरे का गजरा भी लगाया है। अरे तुम तो सच में खुद ही गुलदस्ता लग रही हो। आज अब हमें किसी और गुलदस्ते की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे? अभी तो आपके लिए जन्मदिन का तोहफा भी बाकी है। कुछ ही देर में तैयार होकर परिवार के सभी सदस्य होटल के लिए निकल गए थे और यहाँ मंजू की सास बेटे के जन्मदिन पर अकेली अपने कमरे में पड़े पड़े अपनी किस्मत को रो रही थी। क्या जमाना आ गया है, बहू के राज में तो इस बूढ़ी माँ को अपने बेटे को एक बार जन्मदिन मुबारक तक कहने का मौका नहीं मिला। अरे क्या बिगड़ जाता है इन दोनों बहुओं का। अगर मैं अपने बच्चे को प्यार से जन्मदिन की बधाई दे देती या अपने हाथ से बनाकर कुछ खिला देती। मैंने तो इन्हें कभी किसी काम के लिए नहीं रोका टोका, लेकिन फिर भी न जाने क्यों दोनों बहुएं मुझसे इतनी नफरत करती हैं। बहू को क्या कहूं, बेटे ने भी तो एक बार नहीं सोचा कि जन्मदिन के दिन जो माँ हर साल इतनी तरह के पकवान बनाकर खिलाया करती थी, आज माँ ने उसे जन्मदिन की बधाई आखिर क्यों नहीं दी। सावित्री की आंखों में बार बार अपने बेटे को याद करके आंसू आ रहे थे और इसी तरह बहते आंसुओं में अचानक ही सावित्री की आंख लग जाती है। माँ, आज मैं आपके हाथ की देसी घी वाली पाव भाजी खाऊंगा, प्लीज बना दो। बेटा, तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। आज माँ ने रोटी सब्जी बनाई है, वही खा ले। मैं वादा करती हूँ जल्दी ही तुझे अपने हाथों की बनी हुई देसी घी की पाव भाजी खिलाऊंगी। रहने दो माँ, अब आप मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती। पहले तो मैं जब भी आपसे कहता मुझे देसी घी की पाव भाजी खानी है, अब फटाफट मेरे लिए बना देती थी। अब तो हमेशा टालती रहती हो। मुझे पता है आपका अब मेरे लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। आपको लगता है आपसे मुझे बुद्धू बनाती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब मैं उतना छोटा नहीं रहा हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अच्छा, क्या समझ में आता है तुझे? कोई बड़ा नहीं हो गया है, छोटा बच्चा है तू। और छोटे बच्चे बच्चों वाली बातें ही करते हैं, ज्यादा बड़ों वाली बातें मत किया कर। चल जल्दी से खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले। स्कूल के लिए सुबह सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ता है ना तुझे। देखा माँ, फिर से बातों में बहलाना शुरू कर दिया तुमने। मैंने कहा ना, जब तक आप मेरे लिए देसी घी वाली पाव भाजी नहीं बनाओगी आज मैं कुछ नहीं खाने वाला। और आपको पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता मुझे नींद नहीं आती, पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी। नींद कहाँ से आएगी, आप ही बताओ। अरे बेटा, मैं भी तो तुझे यही समझा रही हूँ ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। और माँ की बात का यकीन करो, जल्दी ही मैं तेरे लिए स्पेशल देसी घी की पाव भाजी बनाऊंगी। माँ की बात सुनकर चिंटू मुंह फुलाकर माँ का थाली में परोसा हुआ दाल चावल खाने लगता है और उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ये था 8 साल का चिंटू, जिसे अपनी माँ के हाथ की बनी हुई पाव भाजी, वो भी देसी घी वाली, बहुत पसंद थी। पाव भाजी बच्चों को पसंद थी, इसलिए चिंटू की माँ सावित्री भी बहुत प्रेम से अपने दोनों बेटों के लिए देसी घी वाली पाव भाजी बनाती थी और उन्हें मन भरकर खिलाती। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गांव में कोई रोजगार न होने के कारण चिंटू के पिताजी शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से लापता हो जाते हैं। सावित्री अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाता। कुछ समय तक तो सावित्री अपने दोनों बेटों के साथ पति के लौटने का इंतजार करती है,
लेकिन आखिर कब तक इंतजार करती। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने का सपना आंखों में लिए कम पड़ी सावित्री अब सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर देती है। लेकिन सिलाई कढ़ाई के काम में इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वो अपने बेटों को दूध, फल, मेवे और घी खिला सके। बस किसी तरह 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पा रहा था। इसलिए अब जब भी सावित्री के बेटे पहले की तरह माँ से देसी घी वाली पाव भाजी खाने की बात करते, सावित्री के माथे पर पसीना आने लगता। तुझे कैसे समझाऊं मेरे बेटे कि तेरी माँ की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना महंगा देसी घी खरीद सके और उसमें तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बना सके। अपने बेटे को गुस्से में खाना खाते देख सावित्री को बहुत दुख पहुंचता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। पहले तो मैंने ही इन दोनों को देसी घी की पाव भाजी खाने की आदत डाली और अब जब उन दोनों को खुद से पाव भाजी खाने की इच्छा हो रही है तो मैं ही रोज तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें टालती रहती हूँ। क्या करूं भगवान, मेरे बच्चों की उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो मेरी मजबूरी को समझ सके और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की आंखों में उनकी माँ की एक मजबूर तस्वीर कैद हो जाए। अगर मैं उनके सामने अपनी गरीबी का रोना रो दूंगी तो वो अपना बचपन खो देंगे। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी सावित्री के घर आती है। सावित्री, आज मेरे पोते का जन्मदिन है। वो 3 नंबर में रहने वाली कोकिला कह रही थी तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है। तू देसी घी की पाव भाजी बड़ी स्वादिष्ट बनाती है, सही बात है क्या? हाँ चाची, देसी घी में पाव भाजी बनाओ ना तो बड़ी करारी और स्वादिष्ट लगती है और सबसे बड़ी बात वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। इसलिए मेरे हाथ की देसी घी वाली पाव भाजी सबको ही बहुत पसंद आती है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज शाम को 20-25 लोगों का खाना रहेगा। इतने लोगों के लिए पाव भाजी बना लेगी तू? वैसे तो काकी मैं किसी भी काम के लिए इनकार नहीं करती, लेकिन आप तो समझती है ना, इस सिलाई मशीन से मेरा घर चल रहा है। अगर आधा दिन सिलाई मशीन छोड़कर आपके यहाँ जन्मदिन मनाने आ जाऊंगी तो कल के खाने के लिए भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मजबूर हूं मैं। अरे काली, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम तुझसे पाव भाजी बनवाएंगे और उसके बदले पैसा नहीं देंगे? अच्छा, अगर मैं तुझे 1000 दूं तो तू खुशी खुशी बना देगी ना? क्या बात कर रही हो? एक वक्त के खाने का 1000? फिर तो मैं जरूर आपके यहाँ आकर पाव भाजी बना दूंगी। भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि तेरे घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे बच्चे को आज पाव भाजी खाने का बहुत मन था, शायद इसीलिए तुमने ही मेरे लिए रास्ता बनाया है। अब इस 1000 रुपए में से मैं राशन खरीद लूंगी और वहां पर जो भी थोड़ी बहुत पाव भाजी बचेगी उसे अपने बच्चों के लिए ले आऊंगी। सावित्री बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो पड़ोसन काकी के यहाँ जाकर जन्मदिन में आने वाले मेहमानों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट पाव भाजी बनाकर तैयार कर देती है। सबको पाव भाजी खिलाते खिलाते रात के 10:30 बज गए थे। अरे सावित्री, कितने घंटे से अकेले खाना बनाने में लगी हुई हो? ऐसा करो, पहले पेट भर के खा लो, उसके बाद बाकी का काम करना। अरे नहीं, ऐसे कैसे खा सकती हूँ। मेरे बच्चे भी तो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। पहले जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, उसके बाद उनको खिलाकर मैं खाऊंगी। अरे सावित्री, बड़ी चिंता करी तूने। इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। पूरा दिन तूने मेहनत करी है और तुझे ही तेरी मेहनत का खाना चखने को ना कहूँ। तो ऐसा कर, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दोनों बच्चों के लिए भी पाव भाजी पैक कर ले और घर ले जाकर अपने बच्चों को प्यार से अपने हाथ से खिला देना। दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। पड़ोसन की बात सुनकर सावित्री बहुत खुश हो गई थी। वो पड़ोसन के यहाँ से देसी घी की पाव भाजी लाकर अपने दोनों बेटों को खिलाती है, जिसे खाकर दोनों बच्चे अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। अचानक ही सावित्री की आंख खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि अभी जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब एक गुजरा हुआ अतीत था, जो सपना बनकर उसकी यादों को ताजा कर रहा था। एक बार फिर से सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री बेटे के लिए बनाई हुई पाव भाजी को गोद में लेकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद अचानक आंसू बहने बंद हो जाते हैं और सावित्री वहीं बैठी बैठी पत्थर हो जाती है। होटल में खाना खाने के बाद देर रात जब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर लौटते हैं, तब उन्हें ख्याल आता है कि माँ की तो आज कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब सावित्री का बड़ा बेटा अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि गोद में पाव भाजी लिए माँ आंखें बंद किए दीवार से सटकर बैठी हुई है। जैसे ही सावित्री का बड़ा बेटा चिंटू उसे माँ कहकर पुकारता है, सावित्री लुढ़क कर जमीन पर गिर जाती है। अरे छोटे, जल्दी आ, देख माँ को क्या हो गया।
बड़े भाई की आवाज सुनकर छोटा भाई और दोनों बहुएं दौड़कर सास के कमरे में आती हैं तो देखती हैं सास बेजान होकर जमीन में पड़ी है और उसके हाथ की बनाई हुई पाव भाजी भी उसी के साथ उसकी गोद में रखी हुई है। माँ, मुझे पूरा यकीन है ये पाव भाजी तुमने मेरे लिए बनाई होगी। तुम कितने प्यार से हर जन्मदिन पर मुझे पाव भाजी खिलाती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुमने मेरे लिए पाव भाजी बनाई थी तो खिलाने के लिए कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। एक बात बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना कि माँ ने मेरे लिए कुछ बनाया, तो फिर मुझे खाने के लिए क्यों नहीं कहा। बेचारी मेरी माँ मेरे लौटने के इंतजार में ये पाव भाजी अपने हाथ में लिए चल बसी। जेठ जी ऐसी बातें मत करिए। भाभी ने तो माँ जी से कहा था कि हम लोग घर में ही आपका जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन माँ जी ये जिद पर आ गई। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, जब तुम लोग होटल से लौट आओगे तब मैं अपने हाथ से अपने चिंटू को पाव भाजी खिलाऊंगी। अम्मा जी की जिद के आगे अब हमारी एक नहीं चली, इसलिए हम भी चुपचाप आपके साथ होटल चले गए। आप भाभी से पूछ कर देखिए ना, हमने तो माँ को भी होटल में साथ चलने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अजय और विजय को इस बात का बहुत पछतावा था कि माँ के आखिरी समय में वो उनके पास नहीं थे और उनकी बनाई हुई पाव भाजी को चख नहीं सके। उनकी पत्नियां चाहे जो भी कहे, लेकिन अजय और विजय इस बात को जानते थे कि माँ के इस तरह से अकेले में दम तोड़ देने का कारण सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि वो खुद भी है। जीते जी तो माँ को आदर और सम्मान नहीं दे पाए थे, इसलिए माँ के जाने का दुख दिल में दबाकर दोनों भाई मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद सोच लेते हैं कि अब से अपने हर जन्मदिन पर सिर्फ और सिर्फ देसी घी की पाव भाजी खाकर ही अपना जन्मदिन मनाया करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार की ना ही कोई उम्र होती है ना ही कोई सीमा, वो तो किसी को भी कभी भी हो जाता है। पर जोशी परिवार की बेटी सिमरन इन चीजों में नहीं मानती थी। उसे तो हमेशा से अरेंज मैरिज ही करनी थी, सुबह सुबह खाने के टेबल पर। क्या भारती जी, इतना फीका खाना? कितनी बार बोला है मैंने आपसे कि ये फीका खाना मुझसे नहीं खाया जाता। खाना जरा मसालेदार बनाया कीजिए। मसाला मसाला कर करके आपके पूरे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, फिर भी मसाला खाना है आपको। इतना मसाला तो डाला है खाने में। कहाँ मसाला है मम्मी? पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, और उनके मुंह में छाले हुए हैं, मेरे मुंह में नहीं। मेरे लिए तो अच्छे से खाना बनाया करो। बहुत नखरे बढ़ते जा रहे हैं तुम सबके। और आपको ये सब्जी लेने के लिए किसने कहा? मैंने आपके लिए अलग से खीर बनाई है, आप खीर के साथ रोटी खाएंगे, आपके मुंह के लिए वही अच्छा रहेगा। ये कहकर भारती रसोई में जाती है और खीर का पतीला बाहर लाती है। उसमें से एक कटोरी खीर अपने पति के साथ साथ अपने बच्चों की भी प्लेट में रख देती है। बाहर जाने के वक्त सगुन की दही चीनी मुझसे नहीं खाई जाती, और मम्मी आप ना मुझे पूरी एक कटोरी खीर दे रही हो। आपको पता है ना मुझे मीठा पसंद नहीं है। मेरी भी प्लेट से ये खीर हटा लो मम्मी, मीठा मुझसे नहीं खाया जाता। भुजिया है ना, वो दे दो मुझे, खाने में ज़रा स्वाद तो आए। ये ले प्रेम, मेरे भी प्लेट की खीर ले ले और किचन में रख दे, और भुजिया ले आना, मैं भी उसी के साथ खा लूँगा। ये अच्छा है, खुद के साथ बच्चों को भी बिगाड़ लूँ। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो मेरे जैसी बीवी आ गई, जो आगे से आगे आपकी खातिर करती है, गर्मा गर्म खाना बनाकर आपको खिलाती है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बीवियाँ? क्या प्रेम को ऐसी बीवी मिल जाएगी जो उसके नखरे सहे? या सिमरन को मिल जाएगा क्या ऐसा लड़का? तो क्यों बिगाड़ रहे हो आप इनकी आदत? हाँ मम्मी, क्यों नहीं मिलेगा? लड़की की कमी है क्या मार्केट में? आजकल तो लड़के सामने से खाना परोस कर देते हैं लड़कियों को। अपने कामकाज में मैं तो ये भूल ही गया कि सिमरन की अब उम्र हो चुकी है, इसके लिए लड़के देखने शुरू करना होगा। आप भी किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल तो बच्चे खुद ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं। पता सिमरन, कोई है क्या तेरे मन में? छी मम्मी, क्यों कुछ भी बोल रही हो? इतना ही जानती हो क्या तुम मुझे ये लव मैरिज वगैरह पर भरोसा नहीं है। पापा आप मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। शाम को सिमरन अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ पार्क में घूम रही थी कि उसकी नज़र वरुण पर पड़ती है। वरुण रोड के एक घायल कुत्ते को मरहम पट्टी कर रहा था। आज के ज़माने में भी अच्छे लोग हैं, वरना दुनिया कब की खत्म हो जाती। कुत्ते की मदद कौन ही करता है बहन? वही तो प्रिया, यहाँ लोग इंसानों की मदद नहीं करते और वो लड़का घायल कुत्ते की मरहम पट्टी कर रहा है। कितना अच्छा इंसान है। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद सिमरन अपने घर आ जाती है, पर उसे अपने घर आते ही बार बार वरुण की याद आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बार बार वो लड़का क्यों याद आ रहा है? शायद मैं बहुत थक गई हूँ।
सिमरन अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर सपने में भी उसे वरुण ही दिखाई देता है। हड़बड़ाकर वो उठ जाती है। 6 बज गए, आज से मुझे वॉक शुरू करना था। सिमरन प्रिया के घर जाकर उसे पिक करती है और दोनों फ्रेंड्स वॉक करने निकल पड़ती है, जहाँ फिर से सिमरन को वरुण दिखाई देता है, पर इस बार वो रोड के जानवरों को खाना खिला रहा था। कितना अलग है ये लड़का, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। और सामने से जाकर सिमरन वरुण को अप्रोच करती है। पहली ही मीटिंग में दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों में बातें शुरू हो जाती है। घंटों घंटों सिमरन वरुण से बात करती, रोज़ मिलना, घूमना फिरना। फिर एक रोज़ प्रिया सिमरन से कहती है, तुझे समझ में भी आ रहा है सिमरन ये तू क्या कर रही है? क्या किया यार मैंने? सीधी बनने का ड्रामा मत कर। वहाँ तेरे घर वाले तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और यहाँ तू दिन भर वरुण से बातें कर रही है, उससे मिल रही है। अरे वो तो बस वरुण मेरा दोस्त है। दोस्त ऐसे होते हैं क्या? आप उनके ख्यालों में खो जाते हो। मेरे ख्यालों में कितनी बार खोई है तू। ठीक है, अगर दोस्त भी है तो आज से दोस्ती खत्म। उसका भी टाइम वेस्ट कर रही है तो उसे तेरी आदत लग जाएगी और फिर तू शादी करके चली जाएगी। अरे नहीं जाऊंगी ना मैं, बिकॉज आई लव हिम। प्यार में न मानने वाली सिमरन वरुण के लिए अपना प्यार जाहिर कर देती है। सिमरन वरुण को प्रपोज करती है और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर अपने परिवार के साथ सिमरन के घर पहुंच जाता है। ये बहन जी, हमको तुम्हारी दीकरी बहुत अच्छी लगी हो, बहुत सरस है, मस्त मस्त भाई। खातिरदारी में अगर कोई कमी? या ना भाई साहब, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास आपकी दीकरी आ रही है, फर्ज तो हमारा बनता है उसका ख्याल रखने का। वरुण और सिमरन एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा खोज खबर किए बिना ही दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं और बहू बनकर सिमरन मीना मेहता के घर चली आती है। अपनी पहली रसोई के लिए सुबह उठकर सिमरन सारी तैयारियां कर लेती है। तड़कती भड़कती पाव भाजी खाकर ही सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या टेस्टी भाजी बनाई है सिमरन तूने, मज़ा आ गया। सिमरन यहाँ भाजी में छौंक लगा रही थी कि पूरा मेहता परिवार परेशान हो जाता है। तुम तो यहाँ हो मम्मी, तो किचन में खाना कौन बना रहा है? इन्हें खांसी क्यों आ रही है? ये रसोई में तो वहू है ना बेटा, मैं अभी देख कर आती हूँ। मीना रसोई में जाती है। ए बहू, ये क्या बना दिया तुमने? गैस बंद करो। ए सब नहीं खाता कोई हमारे घर में। बाप रे बाप, ऊपर से इसमें तो मिर्ची भी तैरती हुई दिख रही है। वो तो मैंने छौंक लगाया ना मम्मी जी, एक बार खाकर तो देखिए। ए हाँ भाई, बिना खाए तो मीना किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करती। ए रुक जरा टेस्ट करती हूँ। मीना सिमरन की बनाई भाजी चखती है। ये बाप रे बाप, इसमें कितना मसाला डाला है वो तूने, और ये तो पूरी नमकीन है। हाँ, तो भाजी तो नमकीन ही होती है ना मम्मी जी। ये हम सब ने सोचा था तू कुछ मीठा बनाएगी, अब ये बना दिया। फेंकना मत, लेकिन साथ में ना जलेबी बना ले। पाव भाजी के साथ जलेबी, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोले। पाव भाजी और जलेबी को ले जाकर सिमरन अपने ससुराल वालों को परोसती है। पाव के साथ एक बार जलेबी खा कर देखिए मीना जी, मुँह का स्वाद बदल जाएगा। नहीं पापा, भाजी के साथ जलेबी ज़्यादा अच्छी लग रही है। भाभी, अगर आपने इस भाजी में चीनी डाली होती तो मज़ा आ जाता। चीनी ने? हाँ, मुझे वही लगा कि भाजी में कुछ तो कमी है, जरा सी चीनी की कमी लग रही है। मुझे भाजी में नमक कम लग रहा है और इन लोगों को चीनी। नाश्ते के बाद सिमरन अपनी मम्मी को कॉल करके इस बारे में बताती है। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गई ना बेटा? सब ठीक तो है ना? कहीं तेरे ससुराल वाले तुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? अगर कुछ हो जाए तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना बेटा, इससे तू छोटी नहीं हो जाएगी। तू तो गजब नेगेटिव हो मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस मम्मी जी ने बोला कि साथ में कुछ मीठा बना लो तो मैंने बना लिया। फिर ठीक है, तो इतना टेंशन मत ले। हर घर के लोगों के खाने का टेस्ट अलग होता है। मैं तो पहले ही कहती थी तुझे कि तू ज़रा सादा खाना खाया कर, पर तुझे मसालेदार खाना था। इसी के चक्कर में तो तेरे गालों पर इतने पिंपल्स हो रखे हैं। ये तो लव मैरिज थी तो वरुण जी ने कुछ कहा नहीं, वहीं अरेंज मैरिज होती ना तो लड़का इस बात को लेकर 10 बात सुनाता।
चल कोई बात नहीं, ऐसी भी पहली रसोई में मीठा ही खाया जाता है, इसीलिए शायद तेरे ससुराल वाले मीठे की बात कर रहे होंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। मुझे इतना मसालेदार खाने की आदत है कि पहली रसोई में भी पाव भाजी बना दी। बताओ क्या दिमाग है मेरा। और नाश्ते में हुई गलती को सुधारने के लिए सिमरन थोड़ा कम मसाला डालकर चावल, कढ़ी और भिंडी की सब्जी बनाती है और सभी को परोसती है। ए वाह, जरा एक कटोरी में चीनी लेकर आना तो। अब दही भी लानी है क्या पापा जी? ए नहीं नहीं, खाली चीनी हो। सिमरन को समझ में नहीं आता कि कढ़ी और चावल के साथ उसके ससुर जी चीनी लाने को क्यों बोल रहे हैं, पर ससुर जी की फरमाइश थी और ससुराल में पहला दिन, तो बिना कुछ कहे सिमरन एक कटोरी में चीनी ले आती है और उसकी आंखों के सामने सभी कटोरी से चीनी उठाकर कढ़ी में मिला लेते हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? कढ़ी में चीनी कौन मिलाता है? कहीं इस घर में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक तो नहीं खाया जाता। इसी तरह 2 दिन और निकल जाते हैं, पर इत्तेफाकन उन 2 दिनों में वरुण रोज़ कोई ना कोई मिठाई लाकर पहले ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया करता, जिसके कारण कोई भी खाने में चीनी नहीं मांगता। इसीलिए ये चीनी वाली बात भी सिमरन के दिमाग से निकल जाती है। एक दिन उसे कुछ चटपटा खाने को मन करता है तो वो वरुण को पानी पूरी वाले के यहाँ लेकर जाती है। भैया एकदम कुरकुरी मसालेदार पानी पूरी खिलाइएगा, कितने दिन हो गए पानी पूरी खाए। भैया मीठी चटनी तो है ना रेडी पर? पानी पूरी के साथ मीठी चटनी कौन रखता है भैया? वो तो कुछ लोगों ने रखना शुरू कर दिया, पर मैं तो नहीं रखता। मेरे यहाँ तो लेडीज़ों को बिल्कुल झाल वाली पानी पूरी चाहिए होती है, मीठा क्यों रखूँगा भाई। अच्छा सिमरन, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और वरुण पास के ग्रोसरी स्टोर से शहद की छोटी सी डिबिया ले आता है। अब इसमें से 2 बूंद शहद निकालकर पानी पूरी में तो डाल सकते हो ना? क्या मजाक कर रहे हो तुम वरुण? पानी पूरी में शहद कौन डालता है? हम और कौन? बिना मिठास के कोई खाना खाए तो कैसे खाए डार्लिंग? अपने पति की हरकत देखकर सिमरन तो सर ही पकड़ लेती है। मतलब ये मीठी कड़ी, वो जलेबी, ये सब इत्तेफाक नहीं था? इन लोगों को इतना मीठा खाने की आदत है। पानी पूरी खाने के बाद सिमरन अपने घर लौटती है और उसे देखते ही उसकी ननद कहती है, कब से मैं आपकी राह देख रही थी भाभी, शाम हो गई, कुछ खाने का मन कर रहा है। अब मैं अभी आलू के पकौड़े बना देती हूँ दीदी। नहीं 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 भाभी, उससे अच्छा है कि नाशपाती के पकौड़े तल दो। हैं? नाशपाती तो फल होती है ना? तो क्या हो गया भाभी, जब लोग फ्रूट चाट खा सकते हैं, फ्रूट सलाद खा सकते हैं, तो हम फ्रूट के पकौड़े क्यों नहीं खा सकते? वो क्या है ना, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, अब जो भी बनाती है नमकीन बना देती है। और हमें ना सिर्फ नमकीन खाने की आदत नहीं है, और आप पकौड़े बनाएंगे फिर हमें उसमें कुछ कमी लगेगी, तो मैंने ना आपको सीधा मीठी नाशपाती के पकौड़े बनाने को बोल दिया। अनार हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। अनार से तो और मजा आएगा बहना। ये कैसे घर में आ गई मैं? ये लोग खाना खाते ही नहीं, खाने के साथ मजाक करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिमरन नाशपाती के पकोड़े बनाती जाती है और अपने आंसू पोंछती जाती है। अब खुद पर इतना बड़ा संकट आए और कोई अपनी सहेली को फ़ोन ना लगाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सिमरन अपनी सहेली प्रिया को कॉल लगाती है। क्या? मैं नहीं मानती, कड़ी चावल और भिंडी में चीनी कौन डालता है? तेरे ससुराल वालों को डायबिटीज़ नहीं है क्या? अरे तो वो छोड़, नाशपाती के पकोड़े कौन बनवाता है यार? तुम ये जो 16-16 घंटे वरुण से बात करती थी, तब तुम्हें ये सब पता नहीं चला? अरे हम डेट पर जाते थे तो वहाँ हमेशा मिठाइयाँ मंगवा कर खाता था, मुझे लगा उसे मिठाइयाँ पसंद होगी। हाँ तो फिर तू भी मिठाइयाँ खाना शुरू कर दे काम तमाम। सिमरन नाशपाती के पकोड़े बनाकर अपने घर वालों को परोसती है। ये बहुत सारू बहू, तूने तो मेरे मन की टेंशन ही दूर कर दी। और क्या है ना, आज रात को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरे को वही टेंशन सता रही थी कि तू उनके लायक खाना बना पाएगी कि नहीं। पर अब मेरे को विश्वास हो गया कि तुझे आइडिया लग गया है हमें क्या पसंद है, तो ऐसा ही खाना बनाना। 20 लोग आ रहे हैं। 20 लोग का खाना, वो भी मीठा? अब हो जाएगा पापा जी।
सभी शेर तो सिमरन सवा शेर। वो सीधा मार्केट जाती है और अलग अलग प्रकार की 5 किलो मिठाई ले आती है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए चॉकलेट पॉपकॉर्न, बूढ़ों के लिए फ्रूट चाट, फाफड़ा, जलेबी, मीठे ढोकले और मीठे सोडे से सिमरन अपने किचन को सजा लेती है। मैं तो चाहती थी लोगों को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊं, पर यहाँ तो सभी को मीठा ही खाना है, तो खाओ। इन लोगों के साथ रह रहकर मेरे भी मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ज़रा चिवड़ा निकाल कर खाती हूँ। अपने मुंह का स्वाद बदलने के लिए सिमरन चिवड़ा निकाल कर खाती है तो उसके मुंह का स्वाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मीठा चिवड़ा या कुछ नमकीन है ही नहीं क्या? कहाँ से होगा? चिढ़ में आकर सिमरन सभी मेहमानों के सामने सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ, मीठे ढोकले और फाफड़ा जलेबी परोस देती है। सारा का सारा सामान शुगर सिरप में डूबा हुआ है। इतनी चाशनी का सामान खाएंगी तो अपने आप ही इन्हें मीठे से नफरत हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वाह वाह भाभी, इतनी मीठी कॉफ़ी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और ये कॉफ़ी के साथ जो जलेबी दी है ना आपने, जीवन सफल हो गया मानो। ये मीठे पॉपकॉर्न तो आज पहली बार खा रही हूँ, मानना पड़ेगा। मुँह का स्वाद ही बदल गया वो। बाकी सब तो ठीक है भाभी, अगर आप मीठे डोसे बना देती ना तब तो मन हरा हरा हो जाता, नहीं चाचा जी? बना देते क्या, बना देगी। जा बहू, जाकर मीठे डोसे बना ले। मीठे डोसे? हाँ बहू, डोसे के गोल में ना ज़रा शहद या चीनी या गुड़ घुमा देना, बहुत अच्छे मीठे डोसे बनते हैं बाद में। तो फिर टिक्की चाट भी मीठी ही बनाओ ना। लगता है हमारा दिल आज जीत कर मानेंगी भाभी आप। अपने मायके में जितना मीठा अवॉइड किया मैंने, वो सारा बदला ये मीठे मुझसे मिलकर ले रहे। अब तो बात बर्दाश्त से बाहर चली गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोज़ की तरह पड़ोसन सुषमा हाथ में कटोरी लिए सिमरन के पास आती है। ला रही हो चीनी आंटी, ज़रूर सब्ज़ी में डालने के लिए चाहिए होगी ना। आप लोगों का बस चले तो आप नमक भी मीठा ही रख ले। नहीं नहीं बहू, इस बार तो मैं नमक ही लेने आई हूँ। वो क्या ना, मुझे और तेरे अंकल को डायबिटीज़ निकल आई है, तो अब हम मीठा नहीं खा सकते। और यहाँ मिल जाता है सिमरन को आइडिया। अंकल का ब्लड सैंपल किसने लिया था आंटी जी? आप मुझे ज़रा उनका नंबर देंगी एक बार? वो क्या ना, मैं भी सोच रही हूँ अपने ससुराल वालों का चेकअप करवा ही लूँ। और सिमरन अपने ससुराल वालों का डायबिटीज़ चेकअप करवाने एक आदमी को बुलाती है। अरे ये सब की क्या ज़रूरत है सिमरन, हम लोग को आज तक कुछ हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। बस दिल खुश होना चाहिए। ए जलसा करो ने बापू। एकदम साचू बोलो तो, समझी वो। मैं आपके मीठे को रोक थोड़ी ना रही हूँ मम्मी जी, मुझे तो खुद ही मीठे का शौक है। मैं तो बस एक जनरल टेस्ट लेने के लिए बोल रही हूँ। और विनोद सभी के ब्लड सैंपल्स लेकर जैसे ही उनके घर से बाहर जाता है, सिमरन उनके पीछे पीछे जाकर उसके हाथ में 20,000 रुपये रख देती है। सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने चाहिए, समझे भैया? हो जाएगा मैडम। और अगली सुबह सिमरन तो ऐसी नींद से जागती है मानो आज से उसके सारे दुख खत्म होने वाले हो। आज बनाऊंगी खाने में नान और दम आलू। आज कोई मीठा सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसाला ही मसाला होगा। कुछ देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर इन लोगों को भी यही खाना खाना पड़ेगा। सिमरन टेबल पर खाना परोसती है और वो पहला कोर खाने वाली थी कि प्लान के मुताबिक रिपोर्ट आ जाती है। नेहा रिपोर्ट्स देखती है। सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है भाभी। क्या? निराले, ज़रा रसोई से शहद तो लिया, इस सब्जी के ऊपर घुमा दूंगा तो मज़ा आ जाएगा। सिमरन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तभी वरुण उसके पास आकर धीरे से उसके कान में कहता है, मैंने तुम्हें विनोद को पैसे देते हुए देख लिया था। हाँ, अब मीठा खाने की आदत डाल दीजिए मैडम जी। अरे कम्मो, क्या बनाया है तूने नाश्ते में? मैम साहब, मैंने तो पोहे बनाए, आप लोग खाते तो है ना? हाँ, पोहे तो सब लोग खा लेंगे। तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दे, तेरे साहब और गणेश के ऑफिस जाने का समय हो रहा है, वरना सब लोग लेट हो जाएंगे। कम्मो ने सबका नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। 2 मिनट के बाद, अरे मम्मी क्या है ये, कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? अरे बेटा कम्मो अभी नई है ना, 2-4 दिन में सब समझ जाएगी, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो। माँ, आप घर के बाहर कोचिंग क्लासेस का बोर्ड क्यों नहीं लगा देती? हर बार नई मेड आती है, उसको 1 महीने तक हम लोग पहले खाना बनाना सिखाते हैं और जब वो सीख जाती है तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। मैं बाकी की काम वालियों की तरह नहीं है साहब, मैं किधर भी नहीं भागेगी और मेरे को आप लोगों को खाना बनाना सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे सब कुछ एकदम टिप टाप बनाना आता है मेरे को।
आप बस आवाज़ निकालो कि आपको क्या खाने का है, सब कुछ बनाकर खिलाएगी मैं। अरे अनाड़ी मेड़ नहीं है कम्मो, बहुत हुनर है कम्मो के हाथों में। अब तू यहाँ बैठकर अपनी मार्केटिंग करती रहेगी या थोड़े हाथ पैर भी हिलाएगी? अरे साहेब, काहे को नाराज होता है आप? मेरे को बताओ ना, नाराज क्यों नजर आ रहे हो? मेरे हाथ के बने पोहे अच्छे नहीं लगे क्या आपको? अरे पोहे तो ठीक है, लेकिन प्याज कहाँ है? अरे साहिब, प्याज पोहे के अंदर है। पहले कढ़ाई में प्याज डाला, फिर उसके ऊपर मिर्ची डाला, फिर पोहा डाला, फिर ऐसे हिला हिला कर पोहा बनाया। अब समझ में आया आपको? अरे यार क्या मुसीबत है, कच्चा प्याज मांग रहा हूँ मैं, कच्चा प्याज कहाँ है? अरे साहब, मैं बोली ना आपको, कच्चा प्याज किधर से मिलेगा आपको? सब भून कर पोहे में मिला दी ना। आपको कच्चा प्याज खाने का था क्या? अरे कम्मो, तू क्यों इतना दिमाग चला रही है? गणेश के कहने का मतलब है कच्चा प्याज काट कर बारीक बारीक यहाँ टेबल पर लगा दे। हम लोग ना पोहे में कटे हुए प्याज मिलाकर खाते हैं। आइगा, कच्चा प्याज वो भी पोहे में कौन खाता है? मेरे को क्या है, आप मेरे से कच्चा प्याज मांगेगी तो मैं काट के दे देगी, लेकिन एक बात बता के रख रही लिए, अगर पोहे का टेस्ट खराब हो गया ना तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेने वाली। पोहे को पोहे की तरह खाओ ना, उसमें प्याज टमाटर मूली बैंगन मिलाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई तू जा, माफ़ कर, हमें गलती हो गई जो प्याज काटने को कह दिया। मैं खुद ही काट लूँगी अपने लिए प्याज। मीनाक्षी की बात सुनकर कम्मो जाकर प्याज काटने लगती है। क्यों परेशान हो रही है? अभी पहला ही दिन है ना यहाँ पर, इसलिए इतनी हैरान परेशान नज़र आ रही है। 2-4 दिन काम करेगी, सब सीख जाएगी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? और तू तो बड़ा खुश होकर बता रही थी तू बड़ी प्रोफेशनल खाना बनाने वाली है। तो इतना तो तुझे पता ही होगा ना कि 10 घरों में जाओ तो सबके खाने पीने की आदत, पसंद नापसंद सब अलग अलग होती है। ये बात ना आप एकदम बराबर बोले लिए मेम साहब। सबका चॉइस अलग अलग होता है। किसी को मसाले वाला खाना चाहिए, किसी को एकदम फीका चाहिए। और एक बात बताऊं, एक बार ना मैं गुजराती के यहाँ खाना बनाती थी, चाहे जो भी सब्जी बना लो सब में भर भर के शक्कर डलवाती थी मुझसे। अपने हाथ की बनी हुई सब्जियों की ऐसी बेइज्जती मेरे से देखी नहीं गई। मेरे को आदत है ना एकदम चटपटा खाना बनाने की, और वो मांगते तो क्या मांगते, शक्कर वाला सब्जी। बस छोड़ दिया काम, और नहीं तो क्या। अरे तुमको तो खुद इतना एक्सपीरियंस है, फिर क्यों हैरान हो रही हो? बस समझ लो एक अनोखा घर छोड़ा तूने और दूसरा मिल गया। अच्छा जल्दी से प्याज काट के टेबल पर रख दे, जब तक तू प्याज लेकर नहीं जाएगी ना कोई नाश्ता नहीं करेगा। मैं फिर से बोलती है, ऐसे नाश्ते में ना वो कच्चा प्याज खाने वाले लोग मैं पहली बार देख रही है। अरे बाबा, नाश्ते में कच्चा प्याज कौन खाता है? कम्मो नाक मुंह टेढ़ा करते हुए डाइनिंग टेबल पर कटे हुए प्याज रखकर जाती है। कम्मो के प्याज रखते ही सब लोग एक एक मुट्ठी प्याज लेकर अपने पोहे में मिक्स करते हैं और खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। देख, खाना तो तू ठीक बना लेती है, सबको पसंद भी आए तेरे हाथ के पोहे। अब तू ऐसा कर, दोपहर में लंच में ना छोले चावल बना ले। अंकित कई दिन से कह रहा है कि उसका छोले चावल खाने का मन है। ठीक है मेम साहब, वही तो मैं पूछ रही थी कि अगर आप लोगों को कच्चा ही प्याज खाने को रहता है तो फिर सब्जी में डाल के क्या फ़ायदा? अम्मो, मैंने बोला ना तुझे ज़्यादा दिमाग मत चला, जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर। अभी 1 हफ्ता ना तू ये समझ ले तेरी खाना बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। 1 हफ्ते में तू सब समझ जाएगी कि हमारा खाना, नाश्ता, डिनर, लंच सब कैसे तैयार करना है। अगर भाई, मैं 10 साल से खाना बना रही है। मैं बोली ना आपको, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन सब ऐसे मस्के की तरह बनाती है मैं। अब तुम लोग मेरे को खाना बनाना सिखाएगा? मेम साहब, मैं तो ये बोल रही है कि जब आपको सब कुछ बनाना इतना अच्छा आता ही है तो काली पीले पैसा क्यों ख़राब कर रही है आप? मैं चलती है, तुम्हारा खाना खुद ही बना लेना। बहुत देख रही है ना तो इस कम्मों के लक्षण, पटर पटर ज़बान चलती है इसकी। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाली है ये हमारे घर में। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, आपको पता है ना मैं पूरा दिन ऑफिस के कामों में उलझी रहती हूँ। अब इस कम्मों को भी भगा देंगी ना आप तो फिर पूरा खाने पीने का लोड आपके ऊपर आ जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ठीक है, थोड़ा चटर पटर करेगी तो करने दीजिए ना, कम से कम खाना तो अच्छा बनाती है। दोपहर के समय
कम्मो खाना बनाती है और खाने के साथ ढेर सारे प्याज भी काट कर रख देती है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि जब नाश्ते के साथ ये लोग प्याज खा रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लंच में बिना प्याज के खाना खा ले। इसलिए दोपहर के खाने में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होता। शाम के समय, मम्मी कॉलेज में बहुत थकान होगी, प्लीज़ चाय और कुछ हल्का फुल्का खिला दो ना। अच्छा बेटा तू बैठ, मैं अभी बोलती हूँ उस कम्मो को, कुछ नाश्ता बना देगी। कम्मो सुन, ऐसा कर बच्चों के लिए चाय और कुछ नाश्ता बना दे। मेम साहब क्या खाने का है बताओ मेरे को, बना देगी ना मैं। तो ऐसा कर मैक्रोनी बना दे, बच्चे खुश होकर खाते भी हैं और अंकिता की तो फेवरेट है। थोड़ी देर बाद कम्मो चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अंकिता दीदी आओ ना, आपका चाय नाश्ता तैयार हो गया है, खा लो, गर्मा गर्म खा लो। अंकिता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है तो देखती है वहाँ पर तो बस चाय और एक प्लेट में मैक्रोनी रखी हुई है। कम्मो दीदी फिर से समझाना पड़ेगा क्या? क्या बात है बेटा, अब क्या हो गया? फिर से प्याज काट के नहीं दिए इन्होंने। अरे बिना प्याज के कोई स्वाद आता है क्या खाने में? देखो एक बात ना गांठ बांध लो आप, बिना प्याज के हमारे यहाँ कोई भी खाना नहीं खाता। अरे दीदी कैसी बात कर रही है आप? अभी मैक्रोनी और चाय के साथ आप कच्चे प्याज खाओगी क्या? राम राम, मुझे तो सोच के उल्टी आने लगी है। ऐसा भी क्या शौक है कच्चे प्याज खाने का आपको? इसमें उल्टी जैसी क्या बात है? अपना अपना शौक होता है और प्याज खाना ना सेहत के लिए अच्छा होता है। खाओ ना, खूब खाओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं ना कल से सुबह उठकर 8-10 प्याज बारीक काट कर डाइनिंग टेबल पर लगा देगी, जिसका जब मन करे खूब प्याज खाओ। और मेम साहब मैं क्या सोच रही है, आप ना दिन में 3-4 चाय तो पीती है, चाय के साथ नमकीन की जगह प्लेट में ये कटा हुआ प्याज लगा कर दे दिया करूँगी, चलेगा ना आपको? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चाय के साथ प्याज कौन खाता है? अब आप लोग प्याज के इतने बड़े दीवाने हैं तो चाय से प्याज क्यों नहीं खा सकते? अरे मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखो ना, स्वाद आ जाएगा आप लोगों को। अरे क्यों बकवास कर रही है, चल जा जाकर अपना काम कर। इस अंकिता को पहले थोड़ी सी प्याज काट कर दे दे और शाम को खाने की तैयारी कर ले जा। कम्मो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वैशाली रसोई में आती है। दीदी एक बात बोले मैं आपको, जब मैं नई नई आपके घर में काम करने आई थी ना तो पूरा दिन घर में घूम घूम कर यही देखती रहती थी कि ये बास किधर से आ रहेला है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, ये पूरा दिन जो आप लोग कच्चा प्याज चबाते हो ना, उसी से पूरे घर में ना बास फैला रहता है। किचन में खड़े होते तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब मैं खाना बनाएगी ना तो तुम सब लोग बाहर रहोगी, मेरे से ये गंदा कच्चे प्याज वाला बास बर्दाश्त नहीं होता। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे मुंह से बदबू आ रही है? तुझे पता भी है दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ मैं, और 2 बार गार्गल भी। अरे मेम साहब आप चाहे 10 बार ब्रश कर लो, लेकिन आपके मुंह से ना ये प्याज वाली बास जाने वाली नहीं है। मेरी बात पर यकीन हो तो अपनी किसी सहेली से पूछ लो, पता चल जाएगा आपको। गणेश, मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे घर में ये प्याज कुछ ज़्यादा ही होने लगा है? ऐसा भी क्या नशा है प्याज का कि सोते जागते उठते बैठते हर कोई बस प्याज ही मांगता रहता है? क्यों, अब ये प्याज खाने से पहले भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और प्याज खाने में ऐसी क्या बुराई है? भांग थोड़ी ना खा रहे हैं। देखिए मुझे भी पता है कि प्याज खा रहे हो, भांग नहीं, लेकिन ये भी समझ लो जितनी प्याज हमारे घर में लोग खाते हैं ना, दुर्गंध से पूरा घर सड़ा रहता है। अब तो काम वाली कम्मो भी बातें सुनाने लगी है, कह रही थी जब वो किचन में काम करे तो हम लोग किचन में ना घुसा करें, क्योंकि हमारे मुंह से आती हुई बदबू उसे बर्दाश्त नहीं होती। बात उसकी कड़वी ज़रूर है लेकिन सच है। पिछले 2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि तुम्हारे पास बैठा भी नहीं जाता। अरे यार थोड़ा कंट्रोल कर लो ना इस प्याज वाली आदत को। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे साथ बैठने में, मुझसे बात करने में भी प्रॉब्लम है? जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये देखो आजकल की औरतें, इन्हें पति के पास बैठने से बदबू आती है। बस इसीलिए मैं घर में किसी को सलाह नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर किसी को दिमाग वाली बात समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। किसी को मेरी बात समझ में तो आएगी नहीं, इसलिए जो जैसा चल रहा है मैंने भी इतने साल से कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। अरे रुपल बड़ी जोर की भूख लग रही है, चल ना कैंटीन में कुछ खा कर आते हैं। क्या कहा? मैं और तेरे साथ कैंटीन जाऊंगी? कभी नहीं। क्यों भाई, मेरे साथ कैंटीन जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
देखो अंकिता, तुम्हारे पास तो इतनी बदबू आती है ना कि 10 सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल है, और तुम ये चाह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में बैठकर कुछ खाऊं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर रूपल वहां से चली जाती है। बड़ी मुफट है, पता नहीं खुद को क्या समझती है ये रूपल। मेरे अंदर से कौन सी बदबू आ रही है ऐसी? रोज ना कर आती हूँ मैं, अपनी तरह समझाए क्या मुझे? भाड़ में जाने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। शाम के समय, अरे माँ जी, अब तो कीर्तन में गई थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या हुआ, कीर्तन जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे तो बात मत कर कीर्तन की, जा जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ, मेरा दिमाग पहले से खराब है। अरे माँ जी, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया बताइए ना। अरे वो रचना है ना, और उनकी पड़ोसन शक्ति, दोनों की दोनों कीर्तन में मेरे पीछे बैठे हुए मजाक उड़ा रही थी मेरा। कह रही थी देखो देखो, बदबू की फैक्ट्री आज कीर्तन करने आई है। उन्होंने मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी कही एक एक बात मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। आखिर कब तक उनकी बातें सुनकर वहाँ बेशर्म की तरफ बैठी रहती। चलिए आई मैं वापस। माँ जी, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कौन कीर्तन में बुलाकर बेइज्जती करता है? अरे मेम साहब, बाहर वालों की क्या गलती निकाल रहे लिए आप ही देखो ना, ऐसे कामिज क्यों करते हैं कि आपके अंदर से इतना गंदा बास आएगा कि कोई आपके साथ बैठना भी नहीं चाहेगा। मैं तो वैशाली मेम साहब को पहले ही समझाई थी, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। माँ जी छोड़िए ना अनपढ़ गवार औरतों को। देखिए, मुझे ना आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। अंकिता को देखने के लिए कल शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। फ़ोटो से तो उन्हें अंकिता बहुत पसंद आई है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा पैसे कमाता है, और फैमिली भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ रिश्ता पक्का हो जाए ना तो समझो अंकिता की लाइफ सेट हो जाएगी। बस माता रानी मेरे बच्चे का रिश्ता अच्छे घर में कर दे, इससे ज़्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। अगले दिन रिश्ते वाले अंकिता को देखने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। वैसे तो अंकिता हम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार रिश्ता पक्का करने से पहले अंकिता और गौरव आपस में बात कर ले, ताकि खुल के एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकी। मैं नहीं चाहती कि आज के ज़माने में हम अपनी पसंद बच्चों के ऊपर थोपे। ठीक कह रही है बहन जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। गौरव चाहे तो अंकिता से अकेले में बात कर सकता है। गौरव अंकिता के साथ कुछ देर अकेले में बात करता है और फिर वापस आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ, मैं काफ़ी देर से परेशान था कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं इस कमरे में अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर रहा था। फिर जब मैं अंकिता के साथ अकेले में बात करने गया तो मुझे समझ में आया कि ये स्मेल तो अंकिता और उसकी फैमिली के मुंह से आ रही है। ठीक कह रहा है बेटा, मैं भी ना खुद बहुत देर से परेशान हूँ कि ये अजीब सी स्मेल आखिर आ कहाँ से रही है। तो फिर क्या सोचा तूने, रिश्ते के लिए हाँ बोलना है या ना? अब रुको मम्मी, मैं बात करता हूँ। आंटी जी, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है। आप चाहे तो हम लोग आज ही सगाई का कार्यक्रम कर सकते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हम भी सगाई करने के लिए तैयार हैं। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालते हैं। जी आंटी जी, आप लोग शादी का मुहूर्त निकालिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, विदाई का मुहूर्त निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं गौरव जी आप? शादी का मुहूर्त निकलेगा तो विदाई का मुहूर्त भी निकलवाएंगे ना? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है भाभी जी कि मैं शादी तो करूँगा अंकिता से, लेकिन मैं इसको विदा करके यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अरे कैसी बेहूदी से बात कर रहा है आपका बेटा। एक बार अच्छी तरह सोच लो, आपको शादी करनी है या नहीं। अगर शादी नहीं करनी तो ये सब गोल गोल बातें करने का मतलब क्या है? आप सीधा सीधा बोलो ना, आपको लड़की पसंद नहीं है। अरे आंटी जी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंकिता जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील लड़की मुझे शायद ही कोई मिले, इसलिए मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस मैं आपकी बेटी को यहाँ से विदा करके नहीं ले जा सकता। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उससे मिलने के लिए आता जाता रहूँगा, और आप चाहे तो उसको महीने का खर्चा भी भेज दिया करूँगा। अंकल जी, अपने बेटे को घर से समझा बुझा कर नहीं लाए थे आप? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? शादी भी करनी है और विदा करके लड़की को लेकर भी नहीं जाना। अरे कोई तमाशा चल रहा है क्या? भैया जी, तमाशा नहीं चल रहा है। दरअसल बात यह है कि जब से हम लोग यहाँ आए ना, आपके घर में एक अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई है। पहले तो हम लोग बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर आपके घर में स्मेल कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं अंकिता से अकेले में बात करने गया
तब मुझे समझ में आया कि ये स्मेल तो आप सभी के मुंह से आ रही है। और मुंह तो क्या, उसके हाथ, कपड़े, सब जगह से कच्चे प्याज की गंदी बदबू आ रही है। देखिए, ऐसी बदबू मैं अपने घर में 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए विदा करके तो मैं अंकिता को लेकर नहीं जाऊंगा। शादी के बाद उसे यहीं रहना होगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं। विवाद खड़ा करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। गौरव अपने माँ बाप के साथ लौट गया। बस माँ जी, पड़ गई आपके सबके कलेजे को ठंडक। समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया मेरा कि कच्चा प्याज खाने की कोई हद होती है। आप लोगों ने तो कच्ची प्याज को जैसे बादाम समझ लिया है, आते जाते मुट्ठी भर के मुंह में डाल देते हैं। ये कम्मो सवेरे से ढेर सारे प्याज काटकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिससे पूरा दिन घर में से प्याज की महक आती रहती है। नाश्ते में प्याज, खाने में प्याज, चाय के साथ प्याज, दूध के साथ प्याज। अरे भाई, कोई लिमिट होती है किसी चीज़ की या नहीं? और अब देखो, इस प्याज की वजह से ना आज इस अंकिता का रिश्ता नहीं हो पाया। अगर आप लोग नहीं सुधरे ना, तो ये गौरव तो क्या, कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला आप लोगों को। वैशाली एकदम ठीक कह रही है। गलती हो गई हम लोगों से। हमें बहू की बात बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, हम वादा करते हैं, आज से ना इस प्याज का किस्सा ही ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, ऐसे प्याज का क्या फ़ायदा जो हमारी बेटी के रिश्ते के आड़े आ जाए। तू चिंता मत कर अंकिता बेटा, तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी मैं। आज के बाद इस घर में प्याज आने ही बंद। ना रहेगा प्याज, ना बचेगी बांसुरी। अरे मेम साहब, वहीच ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी होता है। अब इस कहावत के बीच में प्याज कहाँ से आ गया? आप लोग ना एकदम अलग हो, अलग ही लेवल के हो।